हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीधा साइट नहीं किए जा सकते, तो उनका क्या करें? व्यर्थ है वो? नहीं। उन केसेस को आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं, है ना। लॉ को समझने का तरीका क्या है? केसेस, इंटरप्रिटेशंस जो कि कोर्ट से आती हैं, यही इंटरप्रिटेशंस तो हैं केस लॉ। इन्हीं से आप कानून को समझते हैं। कानून की समझ, प्रॉपर समझ, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्यों था, क्या कर सकता है, ये सब कुछ केस लॉ से ही समझ आता है। डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं। वो डेफिनेशन क्यों बनाई गई, क्या कहना चाहती है, क्या स्कोप है, क्या एप्लीकेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब की क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन से, केसेस से ही आती है। इसीलिए इन केसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बस इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपने आंसर को सजाना है, इसीलिए भी क्योंकि आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। समझेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? ठीक है। इसलिए कोई भी केस व्यर्थ, इररेलेवेंट नहीं होता। एवरीथिंग इज रेलेवेंट। एनी हाउ, शुरू करते हैं। आज का पहला केस है तारकेश्वर पांडे वर्सेस दीनानाथ यादव। अब इस केस में क्या हुआ कि एपेलेंट जो है उसने इंजंक्शन के लिए अप्लाई किया। ट्रायल कोर्ट ने इंजंक्शन डिनाई कर दिया। इंजंक्शन का डिनायल या इंजंक्शन का रिजेक्शन इज एन ऑर्डर। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इट इज एन ऑर्डर। अब हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। ऑर्डर के अगेंस्ट एक व्यक्ति अपील में तभी जा सकता है जब वो ऑर्डर अपीलेबल हो। और ये कैसे पता चलता है? ये ऑर्डर 43 से पता चलता है। तो ऑर्डर 43 रूल 1 में उन ऑर्डर्स को मेंशन कर रखा है जिनके अगेंस्ट एक व्यक्ति अपील में जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर है तो वो अपीलेबल नहीं होता। ठीक है। ये जो अपील होती है, ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील होती है, इस अपील को मिसलेनियस अपील कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते। तो ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील की जाती है उसे मिसलेनियस अपील कहते हैं। ठीक है। तो द प्रोविजन फॉर मिसलेनियस अपील इज क्रिएटेड थ्रू सेक्शन 104 क्लॉज 1 प्लस ऑर्डर 43 रूल 1 क्लॉज आर, जिसमें इंजंक्शन का रिजेक्शन भी एक अपीलेबल ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाता है और अपील भी इनकी डिसमिस हो जाती है ना। कोर्ट कंकर करता है, कंफर्म कर देता है कि नहीं भाई, इंजंक्शन का ऑर्डर सही था। अब ये व्यक्ति फिर से अपील करता है, सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100। ठीक है, सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100। अब क्या है सेकंड अपील? सेकंड अपील बेसिकली डिक्री के खिलाफ होती है। जब डिक्री आपके खिलाफ आ गई है तो आप अपील में जाते हैं, लेकिन उस अपील के को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। अगर अपील में भी आपके मन के मुताबिक रिलीफ आपको नहीं मिली है, एपेलेट जो आया है डिसीजन वो भी आपके फेवर में नहीं आया है, तो उस अपील के अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं और उसे सेकंड अपील कहा जाता है। तो प्रोसेस क्या है? कहानी देखिए, ट्रायल कोर्ट ने केस डिसाइड किया, ये डिक्री हो गई। ठीक है, आप हार गए, आपने सेक्शन 96 में अपील किया। अब जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है उसने आपके फेवर में फिर से जजमेंट नहीं दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, नहीं, पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, आप हाई कोर्ट जाएंगे और इस अपील को सेकंड अपील कहा जाएगा, जिसका प्रोविजन सेक्शन 100 में दे रखा है। लेकिन आप हर अपील के अगेंस्ट सेकंड अपील नहीं कर सकते। सेकंड अपील तभी मुमकिन है जब कुछ कंडीशंस मीट हो जाएं, और वो कंडीशंस क्या है? पहले तो इट नीड्स टू बी अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना। यू कैन नॉट जस्ट अपील एन अपील, appellate order, appellate decision. There has to be a substantial question of law involved. एक substantial question of law involved था। वो question इतना बड़ा है that might completely change the course of judgment। ठीक है, और किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को या लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके वो अपील का डिसीजन दिया गया था, तो आपने उस अपील के खिलाफ एक दूसरी अपील डाली है।
ठीक है, जब ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, तब आप सेकंड अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट रीट्राई नहीं करता। हाई कोर्ट इज नॉट a forum where a retrial happens, of course not. So they don't again check the evidences, they don't if अगर गलत ने जज ने कुछ गलत टाइप कर दिया है, कुछ गलत समझ लिया है, या फिर विटनेस ने कुछ गलत बोल दिया है और जज ने रिकॉर्ड कर लिया है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट सेकंड अपील नहीं होती है, बाय द वे। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं कंडीशंस, उन्हीं के अगेंस्ट सेकंड अपील हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या थी, भैया आदमी भी सेकंड अपील में चला गया, इसको लगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, ग्रोसली इंटरप्रेटेड है और ये है वो है। ठीक है, गलती थी। मैंने क्या बताया आपको, ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग अगेंस्ट एन ऑर्डर, और सेकंड अपील सिर्फ और सिर्फ एक डिक्री के अगेंस्ट हो सकता है। क्या डिफरेंस है डिक्री और ऑर्डर में, वो सीपीसी में डिफाइन कर रखा है। डिक्री इज द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, है ना। डिक्री एक राइट एंड ड्यूटीज के सेट का फाइनल एडजुडिकेशन होता है, फाइनल डिटर्मिनेशन होता है, ऑर्डर नहीं होता, राइट। अब सेकंड अपील सिर्फ एक डिक्री के अगेंस्ट होनी चाहिए, मतलब जो जजमेंट आया था, जिसके अगेंस्ट अपील की गई थी, वो एक ऑर्डर नहीं था, वो एक डिक्री थी। द फर्स्ट जजमेंट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने जो इशू किया, वो ऑर्डर नहीं था, वो डिक्री थी। उस डिक्री के अगेंस्ट ये व्यक्ति अपील में गया, उसी अपील के अगेंस्ट सेकंड अपील मुमकिन है अगर सेक्शन 100 की और बाकी 3 ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं, अदरवाइज सेकंड अपील नहीं पॉसिबल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर के मिसलेनियस अपील के अगेंस्ट अपील डाल दी, जो कि सेक्शन 100 प्रोवाइड ही नहीं करता। नाउ दिस वाज अ ग्रोस प्रोसीजरल वायलेशन। जज खुद शॉक्ड हो गया कि भाई ये क्या तुमने क्या किया, प्रोसीजर साफ साफ तुम्हें कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करता है, तुम अपना ही कानून क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे पास राइट नहीं है उसे क्रिएट करके हमारे सामने चले आ रहे हो गुहार लेके कि माय लॉर्ड सेकंड अपील सुनिए। कैसे सुन लेंगे। ठीक है, कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, पढ़ लेते हैं। कोर्ट ने पहले तो डिक्री और ऑर्डर के बीच में ही डिस्टिंग्विश किया, है ना। द कोर्ट एम्फसाइज दैट अ डिक्री एंड एन ऑर्डर आर डिस्टिंक्ट कांसेप्ट्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2, जो कि डिक्री को डिफाइन करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन अ सूट। ऑर्डर 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है, जो कि एक ऐसा डिसीजन है जो डिक्री नहीं है, जो फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है, प्रोसीजरल राइट पे या बीच में आने वाला कोई डिसीजन है, फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है। कुछ भी जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। प्लीज कट इट। कोर्ट ने होल्ड किया दैट सेक्शन 100 एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स that second appeals lie only from decrees passed in appeal, not from orders. The language is clear and unambiguous. Order 43 Rule 1 specifies appealable orders under section 104 clause 1. However, 104 clause 2 creates an absolute bar stating no appeal shall lie from an order passed in appeal under this section. मतलब एक बार अगर एक ऑर्डर के खिलाफ अपील हो जाती है तो उसे फिर से अपील में नहीं चैलेंज किया जा सकता, वो फाइनल हो जाता है। This means there is no second miscellaneous appeal and no second appeal under section 100 against orders passed in miscellaneous appeals. ठीक है, क्योंकि इम्प्यून ऑर्डर एक मिसलेनियस अपील में पास किया गया था under section 104 read with order 43 rule 1 clause R, it is not a decree, therefore second appeal is not maintainable. ठीक है, सेक्शन 100 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता ही है, प्रोवाइड करता है सेकंड अपील के लिए टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। तभी लाई करती है अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है कि केस में एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अपील के मेमोरेंडम में प्रिसाइजली स्टेट होना चाहिए कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन लॉ इन्वॉल्व था। सेटिस्फाई होने के बाद कोर्ट फॉर्मुलेट करेगा उस सब्सटैंशियल क्वेश्चन को। अपील इज हर्ड ऑन द फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन दो द कोर्ट रिटेन्स द पावर टू हियर ऑन अदर सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ इफ नेसेसरी। ठीक है, ये वेस्टेड राइट नहीं है, नो वेस्टेड राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट्स अनलेस स्टैट्यूट प्रोवाइड्स फॉर इट। एनीवे, अपील जो है एक प्रोसीजरल प्रिविलेज है ना, इट्स नॉट अ राइट। जैसे केस सू करना, तो इंस्टीट्यूट सूट इज डेफिनेटली अ राइट, बट टू गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दैट सूट, टू अपील इट is not a right, it is only a privilege that procedure gives to you only in certain circumstances.
तो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, अपील कुछ ही सिचुएशंस में मेंटेनेबल है, अदरवाइज नहीं है। क्रिमिनल में तो अपील का जो स्कोप है वो थोड़ा और ही लिमिटेड है। फर्स्ट एपेलेट कोर्ट फाइनल कोर्ट होता है फैक्ट्स पे, हाई कोर्ट एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं कर सकता अनलेस लाइक आई सेड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट का फैक्ट फाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करने का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाउएवर ग्रोस द एरर में अपीयर, कितना भी ग्रोस एरर क्यों ना हो, हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करता। हाई कोर्ट सेकंड कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दे रखा है, इसको आप हमारे वेब पेज पे चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द केस। अगले केस की तरफ आ जाते हैं। अगला केस है संजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। अब इस केस में क्या हुआ, 1998 में हरियाणा गवर्नमेंट ने किसी एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर किया। अब ये एग्रीकल्चरल लैंड जो था वो संजीव जी की फैमिली का था, संजीव कुमार जी की फैमिली का था। अब माइंड यू ये सब जो कुछ हुआ है वो 1998 में हुआ है और संजीव जी उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे और वो केस लड़ रहे हैं। They acquired land under Land Acquisition Act 1894 for public purpose. अब ये एक्विजिशन जो था वो लॉफुल था। कंपेंसेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिटरमाइन किया था। फुल एंड फाइनल कॉम्पेंसेशन फैमिली को पे कर दिया गया था। फैमिली ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और उस एक्विजिशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कोई चैलेंज भी इंस्टीट्यूट नहीं किया गया था। ट्रांजैक्शन बंद हो गया क्योंकि स्टैट्यूट कंप्लायंस पूरी तरह से हो चुका था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नियरली 3 डेकेड्स लेटर सडनली एक प्ली आती है 2025 में, जिसे इंस्टीट्यूट करते हैं संजीव कुमार जी, हमारे इस केस के कंप्लेनेंट, जो कहते हैं कि मुझे इस लैंड एक्विजिशन के बदले गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दो, ठीक है। अब ये उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। इनके क्लेम का जो बेसिस था वो ये था कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। अब उनका कहना था कि कुछ पॉलिसीज के चलते ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना शुरू किया था कि अगर हम आपसे ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन के बदले हम आपको रोज़गार देंगे, क्योंकि ज़मीन का एक्विजिशन छोटा मोटा एक्विजिशन नहीं होता। ज़मीन ही कई लोगों का, प्राइमरीली हमारे देश में तो ज़मीन ही रोज़गार भी है। तो अगर हम आपसे एक रोज़गार ले रहे हैं तो उसके बदले हम आपको दूसरा रोज़गार देंगे, ठीक है। अब ये अनऑफिशियल है, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा एविडेंस दिया नहीं गया था कि सरकार ने इस तरह की पॉलिसी क्रिएट की थी। एक फ्रेमवर्क था कि भाई ज़मीन के बदले रोज़गार दिया जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस वाज एन अनऑफिशियल क्लेम। ही डिड होल्ड दिस एज अ बेसिस ऑफ हिज क्लेम बट वेरी अनऑफिशियली, कि लैंड लूजर्स विल बी गिवन अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आइडिया ये है कि भाई डेप्रिवेशन ऑफ लैंड एंटाइटल्स अ पर्सन टू अ job, that to a government job since the government is acquiring that land, ठीक है। अथॉरिटीज ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। ये कह के भाई लॉ एम्प्लॉयमेंट को एज कंपनसेशन कहीं भी प्रोवाइड नहीं करता। तो संजीव जी ने रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर दी, वो रिट पिटिशन डिसमिस हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं SLP में अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 क्या रिलीफ ऑफर करता है? ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का कि जो लैंड कंपल्सरीली एक्वायर किया गया है उस एक्विजिशन के अगेंस्ट लैंड ओनर को एडिक्वेटली कंपेंसेट किया जाएगा। ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव में सिर्फ कंपेंसेशन को ही लिखा हुआ है और कहीं पे भी कंपेंसेशन को वुड इंक्लूड अ गवर्नमेंट जॉब एज वेल डिफाइन नहीं किया गया, या इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, कंपेंसेशन वुड बी अ मॉनेटरी कंपेंसेशन एंड दिस वुड बी अ लॉफुल सेटलमेंट, ये एक्ट में मेंशन्ड है। जॉब होना चाहिए, मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज के बदले आप जॉब भी ऑफर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर इन दी स्टैट्यूट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। दूसरा, सोलेटियम देता है, गिव्स सोलेटियम प्लस इंटरेस्ट इन सम केसेस, बट एम्प्लॉयमेंट का राइट कहीं पे भी क्रिएट नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कॉल किया कि भाई एक्विजिशन
के बदले कंपेंसेशन, किस तरह का कंपेंसेशन होगा, कौन डिसाइड करेगा, इस सब को केटर करता हुआ एक कंप्लीट कोड है हमारे पास जो बता रहा है कि भाई इस सिचुएशन में हम इस तरह से एक्ट करेंगे। अगर लैंड आपसे ले लिया गया है तो बदले में आपको कंपेंसेशन दे दिया जाएगा, उसे कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। आपको लगता है कंपेंसेशन कम है, ज़्यादा मिलना चाहिए, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भाई आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, वो भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन कंपनसेशन के बदले में हम आपको सरकारी नौकरी दे दें, इस तरह का तो कोई भी कुछ भी नहीं है। दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। अब जॉब का कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, कोर्ट का भी यही ऑब्जर्वेशन था दैट देयर इज नो स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द जॉब। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है 1894 के पूरे एक्ट में जो कि एम्प्लॉयमेंट एज कंपेंसेशन मेंशन कर रहा हो। कंपेंसेशन अगर एक्सेप्ट हो गया है तो क्लेम ही कंक्लूड हो गया है ना, वो पूरा का ट्रांजैक्शन जो था वो ही खत्म हो चुका है। तो अब एक बार कंपेंसेशन जब पे किया जा चुका है तो स्टेट का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं कुछ भी और करने का। दे हैव कंप्लीटली एब्सोल्युटली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज फुली सेटल्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ओपनिंग इट आफ्टर डेकेड्स, राइट। दूसरा, पॉलिसी ओवरराइड नहीं कर सकती लॉ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कि पॉलिसी थी भी, है ना, 1998 या उसी 90s में ही गवर्नमेंट ने किसी तरह की पॉलिसी बनाई हो कि भाई अगर लैंड आपसे ली जा रही है और वही ज़मीन आपके रोजगार का साधन थी तो आपको बदले में हम रोजगार दे देंगे, मान लेते हैं चलो। लेकिन ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ही पॉलिसी रही होगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बाइंडिंग थोड़ी होती है। An administrative policy is not binding, it does not bind anyone like a law does, like a statute does, ठीक है। पॉलिसी एनफोर्सेबल राइट्स को क्रिएट नहीं करती, पॉलिसी प्रिविलेजेस क्रिएट करती है जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिसोर्सेज की फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रांट कर सकता है। उसमें कोई भी एनफोर्सेबल राइट कभी क्रिएट नहीं होता। पॉलिसी उस चीज से बियॉन्ड नहीं जा सकती जो कि लॉ कह रहा है, और लॉ क्या कह रहा है, कंपनसेशन दिया जाएगा। तो एक पॉलिसी आके ऊपर की कंपनसेशन के साथ साथ नौकरी भी दी जाएगी, ओवरराइड नहीं कर सकती, है ना। तो पॉलिसी सबसे पहले इज नॉट अ लॉ, पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड लाइक अ राइट, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ डिले एंड लैचेस भी लग गया था। क्लेम 27 साल के बाद किया जा रहा है। कोर्ट डेड स्टेल क्लेम्स को रिवाइव करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, दे आर नेवर इंटरेस्टेड अनलेस देयर इज अ ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व, कि अगर उस क्लेम को रिवाइव नहीं किया तो किसी के साथ घोर अन्याय हो जाएगा। जब तक किस तरह की सिचुएशन नहीं होती, जो हार्डली कभी होती है स्पेशली सिविल क्लेम्स में, तब तक कोर्ट स्टेल डेड क्लेम्स को कभी रिवाइव नहीं होने देता, ठीक है। पिटिशनर ही पैदा नहीं हुआ था, ये भी एक क्लेम, ये भी एक कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई आपका कोई राइट ही नहीं है, यू हैव नो राइट वेस्टेड बिफोर बर्थ, यू कैन नॉट इनहेरिट अ राइट टू एम्प्लॉयमेंट जस्ट बिकॉज अ लैंड दैट वाज वंस ओन्ड बाय योर फैमिली वाज एक्वायर्ड, ठीक है। एक पास्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कोई राइट थोड़ी क्लेम क्रिएट हो गया जो तुम्हें बर्थ से पहले ही मिल जाएगा, ओके। राइट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली फ्लो जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट डिड समथिंग, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ कि नहीं, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के बेसिस पर ही क्लेम डाला था, आर्टिकल 21, ठीक है। उनका कहना था कि भाई आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 300A which gives a legal right to property is not violated. Property was taken away with the authority of law. The entire law, the provisions, the mechanism, the procedure was properly complied with. There was no violation of any sort that can give you a cause of action. कोई violation नहीं है, कोई procedural violation नहीं है, एक एक provision को पूरी तरह से follow किया गया है, फुल कंप्लीट प्रोसीजरल कंप्लायंस के साथ प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, बदले में आपको कंपनसेशन दिया गया है। कंपनसेशन आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो कौन सा राइट वायलेट होता है, कोई नहीं होता, ठीक है। लोअर कोर्ट्स ने कोई एरर शो नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज के डिसीजन को, हाई कोर्ट के जजमेंट को, सबको अपहोल्ड किया और इनकी जो रिलीफ जो इन्होंने डिमांड की थी उसे डिनाई कर दिया, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है,
बहुत साल बाद मैंने इस तरह का कोई केस पढ़ा है जो कह रहा है व्यक्ति कि भाई मेरी ज़मीन ले ली थी मुझसे, अब मुझे तुम नौकरी दो, राइट। आर्टिकल 136 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। आर्टिकल 136 हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई सिंसियरली होप कि ये केसेस आपको समझ आए, इन केसेस में जो कंसेप्ट आपको समझाया गया है वो आपको समझ आया है। बाकी अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप लीव कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, है ना। तब तक आप पढ़ते रहें, ख्याल रखें, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।